प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका मेरी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेज में स्वागत है। मैं श्रीजपाल चौहान। आज मैं बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए उनके सेमेस्टर 3 का एक क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ और इसकी ग्रामर को मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगा। बट आपको कुछ क्वेश्चंस जिस स्टाइल में आते हैं आजकल, ये दिसंबर 2018 कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र का पेपर है। इसका जो पहला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड जो भी क्वेश्चंस हैं किस तरीके से आते हैं वो आपको शो करूँगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्टैंजाज पे होगा। यू आर टू अटेम्प्ट वन स्टैंजा एंड देयर विल बी इंटरनल चॉइस। एक स्टैंजा किसी भी पोएम का दिया होगा, दो स्टैंजा होंगे कुल मिला के आपको किन्हीं दो पोएम्स के, और इंटरनल चॉइस होगी, बीच में और दिया होगा। मीन्स यू आर टू अटेम्प्ट ओनली वन स्टैंजा आउट ऑफ दिस। तो आपको एक ही स्टैंजा अटेम्प्ट करना है, उसको एक्सप्लेन करना है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट बताना है। जैसे ये है, आपको क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया हुआ है, पहला स्टैंजा है, द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, the lowing herd wind slowly over the lea, the ploughman homeward plods his weary way and leaves the world to darkness and to me. Second stanza जो और में दिया हुआ है choice में, the usual words came and bat their wings against her, the money spent, curses heaped upon the parents who had sent her out to darken other people's door। तो दो स्टैंजा आप इनकी पोएम्स पहचानिए, और ये दो स्टैंजाज आपको दिए गए हैं। और हर पोएम में कुछ एक स्टैंजाज इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी लाइनें, शुरुआत की और एंड वाली लाइन्स आपको पहचान होनी चाहिए सारी लाइन्स की, जो भी 2-4 लाइनें। बट जो बिगिनिंग वाली लाइन है, शुरुआत वाली लाइन, वो तो आपको अच्छे से आना चाहिए। इस तरह की इंपॉर्टेंट स्टैंजा रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, जिनमें आप लिखते हैं दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, और किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कही गई, और फिर सेकंड में एक्सप्लेनेशन आप अपनी दोगे, और क्रिटिकल कमेंट जो देना चाहो वो भी आप उसमें दे सकते हो। और ये स्टैंजा आपका 8 मार्क्स का होगा। और सेकंड क्वेश्चन आपका होगा, आंसर एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ए वर्ड, फ्रेज और ए सेंटेंस। आपको एक वर्ड में या एक फ्रेज में या एक सेंटेंस में इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, और 6 आपको अटेम्प्ट करने हैं, और कुल मार्क्स होंगे 6। इट मीन्स 1 क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क ओनली। तो क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं। हाउ डज द पोएट कंपेयर अटर्निटी विद मॉर्टैलिटी इन सोनेट 18? सोनेट 18 में से ये क्वेश्चन लिया गया है। पोएट अटर्निटी को मॉर्टैलिटी के साथ कैसे कंपेयर करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लाइन, द ग्लोरी, जेस्ट एंड रिडल ऑफ द वर्ल्ड। और थर्ड है, व्हाट डू यू थिंक हैपेंड टू द डचेस इन माय लास्ट डचेस? आपके अनुसार माय लास्ट डचेस में डचेस का क्या हुआ, अंततः परिणाम क्या हुआ? क्या वो मारी गई? क्या उसका कत्ल कर दिया गया? उसका मर्डर कर दिया गया? आपको देखना है। फोर्थ क्वेश्चन, कमेंट ऑन द रोल ऑफ टाइम इन द पोएम व्हेन यू आर ओल्ड। व्हेन यू आर ओल्ड में टाइम का रोल के बारे में कमेंट करना है। और फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट कॉल द बेंगल्स टोकन ऑफ रेडिएंट लाइव्स? बेंगल सेलर में से बेंगल्स के बारे में है, आपको इसको बताना है कि टोकन ऑफ रेडिएंट लाइव्स कैसे है बेंगल। सिक्स्थ क्वेश्चन इज, हु इज ए पेगन अकॉर्डिंग टू द पोएट द वर्ल्ड इज टू मच विद अस? विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है, तो इसमें पेगन के बारे में आपको बताना है कि पेगन कौन है। और व्हाट डज टैगोर मीन बाय मैरो डोमेस्टिक वॉक? टैगोर की जो पोएम है उसमें मैरो डोमेस्टिक वॉक का अभिप्राय क्या है वो बताना, आपको मीनिंग बताना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में बी पार्ट है, आंसर द 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 100 वर्ड्स। आपको 100 वर्ड्स के आसपास 2 क्वेश्चन करने हैं, और ये 6 + 6 मार्क्स के होंगे। 6 + 6 मीन्स 12 मार्क्स के 2 क्वेश्चन करने हैं। 3 दिए हुए, व्हाट इज पोप्स कॉन्सेप्ट ऑफ मैन इन नो देन दाई सेल्फ? नो देन दाई सेल्फ जो पोएम है उसमें पोप की कॉन्सेप्ट क्या है, आदमी के बारे में क्या कहते हैं, कि मिड पोजीशन है या क्या है। तो ये पोएम में से हैं क्वेश्चंस। सेकंड क्वेश्चन है, इवेल्युएट माय लास्ट डचेस एज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग। माय लास्ट डचेस को आपको ड्रामेटिक मोनोलॉग के रूप में लिखना है। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट काइंड ऑफ फ्रीडम डज टैगोर विजुअलाइज फॉर हिज कंट्री इन वेयर द माइंड इज विदाउट फियर? वेयर द माइंड इज विदाउट फियर
एक फेमस पोएम है रविंद्रनाथ टैगोर की। तो इसमें विजुअलाइज क्या करते हैं वो, अपने देश के बारे में क्या कल्पना करते हैं, किस तरह का देश चाहिए उन्हें। तो 2 क्वेश्चन इसमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं, 6-6 मार्क्स के होंगे। और थर्ड क्वेश्चन लेके चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपको 200 वर्ड्स में लिखना है, 12 मार्क्स का होगा। 2 में से एक करना है, इंटरनल चॉइस होगी, ए बी पार्ट में नहीं होंगे, और दिया होगा बीच में। अकॉर्डिंग टू द पोएट एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, व्हाट आर द वेज टू पे ट्रिब्यूट्स एंड रिस्पेक्ट टू द डेड। तो उन तरीकों का जिक्र करना है जिन तरीकों से जो मृत हैं, जो लोग डेड हैं, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है, जो कवि ने इस पोएम में डिस्कस किए हैं, उसके बारे में लिखना है। और मैं दिया कमेंट ऑन यीट्स व्यूज ऑन लव एज रिवील्ड इन द पोएम व्हेन यू आर ओल्ड। W.B. यीट्स की पोएम है, आपको काफ़ी अच्छी पोएम है, व्हेन यू आर ओल्ड। इसमें लव के बारे में व्यूज क्या हैं कवि के, वो बताने हैं आपको। फोर्थ क्वेश्चन में ए पार्ट में आपको यू आर टू अटेम्प्ट 15 आउट ऑफ द फॉलोइंग। ये ग्रामर का क्वेश्चन है और इसी पे मेरा फोकस था। जो मैंने वीडियो बनाई है ये ग्रामर को डिस्कस करने के लिए बनाई है। क्वेश्चंस के बारे में मैंने कोई टिप्पणी नहीं की, कोई कमेंट नहीं किया, कोई आपको आंसर नहीं दिया, वो आपको तैयार करने हैं। और जितनी भी लिमिटेड पोएम्स अभी तक मेरी हुई है BA सेकेंड ईयर में, आज तक जितनी भी पोएम्स कंप्लीट हुई हैं उनके क्वेश्चन आंसर भी आपको मैंने नहीं दिए, बट जो भी एक्सप्लेनेशन दी है मैंने डिटेल्ड दी है आपको, उसमें सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे। अगर आप थोड़ा सा कष्ट करो, थोड़ी सी भी ट्रबल करो, आसानी से उन आंसर्स को उठा सकते हो। फ्यूचर में उनके क्वेश्चंस में लिखूं, वक्त मिलेगा, धीरे धीरे मैं वो कंप्लीट करता जाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन इसका जो फोर्थ क्वेश्चन का है, ये आपको 15 मार्क्स की ग्रामर का ये ए पार्ट है, और आगे भी आपको बताऊंगा बी पार्ट में कितने मार्क्स की होगी। और बहुत आसान ग्रामर है, थोड़ी सी भी आप अंडरस्टैंडिंग करो इनकी, समझ लो इनको, तो आप ये फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ले सकते हो। फर्स्ट पार्ट है ही मेड मी डैश रिपीट द लेसन। सेंटेंस दिया हुआ क्वेश्चन है, तो यू आर टू इंसर्ट वेयर नेसेसरी। क्वेश्चन मैं पूरा पढ़ देता हूँ। अटेम्प्ट एनी 15 आउट ऑफ द फॉलोइंग। फिर है इंसर्ट टू इंसर्ट करना आपको वेयर नेसेसरी, जहाँ पे भी जरूरत है, बिफोर द इन्फिनेटिव्स इन दी ब्रैकेट्स। एक किस्म से नॉन फाइनाइट्स जो होते हैं, इन्फिनेटिव को लिया है इसने। 3 तरह के नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं, इन्फिनेटिव होते हैं, जिरंड होते हैं और पार्टिसिपल्स होते हैं। तो इसमें सिर्फ इन्फिनेटिव विद टू और विदाउट टू के यूज के बारे में 4 क्वेश्चन दिए हैं। तो पहला है ही मेड मी डैश रिपीट द लेसन। तो आपको ये लिखना है कि आपको टू भरना है या नहीं भरना है। अगर नहीं भरना है तो आप क्रॉस लगाइए, अगर टू भरना है तो टू लगाइए। अगर आप ये कहते हो ही मेड मी टू रिपीट द लेसन, ये गलत हो जाएगा। कारण क्या होगा, गलत क्यों होगा? क्योंकि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो बेयर इन्फिनेटिव लेते हैं, बिना टू का इन्फिनेटिव लेते हैं। ही मेड मी रिपीट आएगा, ही मेड मी रिपीट द लेसन। ऐसे लेट के बाद भी बिना टू का ही इन्फिनेटिव आता है, लेट मी गो, लेट मी टू गो नहीं होता। नीड डेयर के बाद भी बिना टू का ही आता है इन्फिनेटिव। नीड और डेयर ये मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब है। ही डेयर नॉट स्पीक अगेंस्ट मी, यू नीड नॉट वरी, नेवर से यू नीड नॉट टू वरी। नीड नॉट टू वरी गलत है। और ही डेयर नॉट स्पीक अगेंस्ट मी, या फिर हाउ डेयर यू स्पीक अगेंस्ट मी। परंतु जब ये मॉडल वर्ब नहीं होते, नीड और डेयर, तब टू आ सकता है। कब नहीं होते? जब ये हेल्पिंग वर्ब्स के साथ आते हैं, या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस में इनको आप फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज करते हैं। जैसे यू नीड टू गो देयर, कि आपको वहां जाने की आवश्यकता है। यू डोंट नीड टू गो देयर, आपको वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज करोगे, यू नीड नॉट गो देयर, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, आवश्यक। अगर टू लगा दोगे इसके साथ, ये मॉडल ऑक्सिलरी नहीं रहेगा। ऐसे ही डेयर, ही डज नॉट डेयर टू स्पीक अगेंस्ट मी, राइट। हाल ही में एक ऐप पे मैंने आपको मॉडल ऑक्सिलरी डिस्कस किए थे और बहुत से स्टूडेंट्स जुड़े थे मेरे साथ, उन्होंने ये सुनी थी। तो अब सेकंड है इट्स इजी डैश मेक मिस्टेक। जब भी आपको इट्स इजी, इट इज इजी इस तरह के सेंटेंस मिले, इट इज डिफिकल्ट, इट प्लस बी टाइप वर्ब इज एम आर या वाज पर, इट के बाद ये स्ट्रक्चर नोट कर लो। इट के बाद बी टाइप वर्ब में आते इज एम आर या वाज पर पास्ट टेंस, इज एम आर प्रेजेंट टेंस, प्लस कोई एडजेक्टिव आए, जैसे
इट इज इजी, इट इज डिफिकल्ट, इट वाज इजी, इट वाज डिफिकल्ट। तो डिफिकल्ट के अलावा और भी एडजेक्टिव आ सकते हैं, तो उसके बाद टू आएगा। इट इज इजी टू मेक मिस्टेक्स। क्लियर हो गया? इट इज वाला जो भी सेंटेंस हो या इट वाज वाला हो, तो टू प्लस वर्ब आता है। टू ब्लैंक में आपको टू भर नहीं भरना है, टू मेक इन्फिनेटिव विथ टू आता है। थर्ड है यू ऑट डैश गेट अप अर्ली। अब इसमें आपको ऑट और यूज्ड दो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आप समझते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, डेयर, नीड, यूज टू, ऑट, ये सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। तो ऑट के बाद टू लगता है। ऑट और यूज्ड को छोड़ के बाकी जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं वो बिना टू का मीन्स बेयर इन्फिनेटिव लेते हैं। सिर्फ ऑट और यूज्ड ये टू प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसे टू इन्फिनेटिव कहते हैं, वो लेते हैं। तो ये आएगा यू ऑट टू गेट अप अर्ली। नेक्स्ट है फोर्थ, वुड यू डैश लाइक डैश कम इन माई कार। वुड यू डैश लाइक डैश कम इन माई कार। जब भी वुड से क्वेश्चन हो और उसमें लाइक मिले, आपको वुड वाले सेंटेंस में लाइक मिले या माइंड मिले या रादर मिले, तो समझ लो क्या आएगा। वुड यू लाइक टू गो विद मी, वुड यू लाइक टू कम इन माई कार। तो लाइक के बाद टू आया। वुड यू ही वुड रादर डाई देन बेग, ही वुड रादर डाई देन बेग। रादर के बाद बिना टू का इन्फिनेटिव आया। ही वुड रादर डाई देन बेग, देन के बाद फर्स्ट फॉर्म आ रही है, रादर डाई, ही वुड रादर डाई। क्लियर? जो फर्स्ट है वुड यू लाइक, ये तो फर्स्ट फॉर्म में ही आएगा क्योंकि वुड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ये तो प्लेन इन्फिनेटिव लेगा, इसके साथ तो टू नहीं। वुड यू टू लाइक तो होगा, वुड यू लाइक, राइट। आगे टू प्लस वर्ब आता है। वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी, वुड यू लाइक टू कम विद मी। और माइंड क्या लेता है? ये जिरण लेता है, पास फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लेता है। वुड यू माइंड पासिंग द सॉल्ट टू मी, क्या आप नमक को मेरी तरफ करने का कष्ट करोगे, मेरी ओर करने का कष्ट करोगे। तो ये क्वेश्चन था, ए पार्ट आपने देखा, इसमें आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, चारों मार्क्स आप ले सकते हैं आसानी से। और नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रपोजिशंस। प्रपोजिशंस भरनी है। आप जानते हैं प्रपोजिशन क्या होती हैं, इन, ऑन, एट, अंडर, अगेंस्ट, विद, विदाउट, बिसाइड, बाय, ये सारे प्रपोजिशंस होती हैं। फिफ्थ सेंटेंस है, ही कुड नॉट जंप डैश द वॉल, ही कुड नॉट जंप डैश द वॉल। जंप ओवर, ही कुड नॉट जंप ओवर द वॉल। अब ही कुड नॉट जंप ओवर द वॉल। द कैट सैट डैश द टेबल, द कैट सैट अंडर द टेबल। ऑन द टेबल भी हो सकता है। अब यूजुअली कहाँ बैठती है कैट? टेबल के ऊपर तो बैठती नहीं, टेबल के नीचे ही बैठती, तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट अंडर द टेबल है। द कैट सैट अंडर द टेबल। 7th क्वेश्चन है, वी शैल रीच दिल्ली डैश 3 hours, हम दिल्ली 3 घंटे में पहुंच जाएंगे, ये मीनिंग है। मे का मतलब देना है इन 3 hours। इन यूज करोगे तो इसका मतलब टाइम पे पहुंच जाओगे, मतलब 3 घंटे से पहले 5 मिनट 2 मिनट पहले, राइट। विद इन 3 hours में थोड़ा स्पैन और बढ़ जाता है, 3 घंटे के बीच बीच में पहुंच जाएंगे, चाहे 2.5 घंटे में पहुंचे, तो दोनों सही हैं, विद इन और इन। वी शैल रीच दिल्ली विद इन 3 hours या इन 3 hours। ओके। 8th क्वेश्चन है, आई सॉ हर स्टैंडिंग डैश द विंडो, आई सॉ हर स्टैंडिंग डैश द विंडो। मैंने उसे खड़े देखा, विंडो में खड़े देखा, या विंडो के बाहर खड़े देखा, या विंडो के ऊपर खड़े देखा। आपको रीजनेबल क्या लगता है? आमतौर पे घर के अंदर होते हैं तो विंडो में ही खड़े होते हैं। आई सॉ हर स्टैंडिंग इन द विंडो, इन द विंडो ही कहोगे, आउट द विंडो तो हो नहीं सकता। आई सॉ हर स्टैंडिंग इन द विंडो। नेक्स्ट है, यूज एप्रोप्रिएट रिलेटिव प्रोनाउंस टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे जो सेंटेंसेस हैं उनके ब्लैंक्स में आपको रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है। रिलेटिव प्रोनाउन आप जानते हैं, हु, हुज, हूम, और यहाँ पे प्रोनाउन यूज करना है, दैट भी बनता है इनमें। रिलेटिव प्रोनाउन में हु, हुम, दैट और हुज। रिलेटिव प्रोनाउन विच 5वां हो गया। विच बेजान चीजों के, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है, हु ह्यूमन बींग्स के लिए आता है, और दैट दोनों के लिए आता है। आई मेट रघु डैश हैज बीन रिपोर्टेड एब्सकॉन्डिंग। तो आई मेट रघु, रघु क्या है? ह्यूमन बीइंग है, तो जोकी का मतलब देना आप। विच तो आएगा नहीं क्योंकि ये लिविंग बीइंग है।
लिविंग बीइंग में भी ह्यूमन को लेना आपको, लिविंग बीइंग में जो एनिमल्स के लिए यूज करते हो उसके लिए बीच आता है। तो आई मेट रघु हु हैज बीन रिपोर्टेड एब्सकॉन्डिंग, एब्सकॉन्डिंग मैंने भागा हुआ। 10th है द एप्पल डैश फेल ऑन न्यूटन्स हेड न्यू नथिंग अबाउट ग्रेविटी। जो एप्पल न्यूटन के सिर पे गिरा था उसे ग्रेविटी के बारे में कुछ नहीं पता था। द एप्पल दैट फेल ऑन न्यूटन्स हेड न्यू नथिंग अबाउट ग्रेविटी। क्लियर। कीर्ति डैश मदर इज द चीफ गेस्ट इज ए डियर फ्रेंड, इज ए डियर फ्रेंड ऑफ माइन भी कह सकते हो। कीर्ति यहाँ पे देखिए आप अंडरस्टैंड कीजिए, कीर्ति कोमा लगा हुआ है, नॉन डिपेंडिंग एडजेक्टिवल क्लोज है। मदर, अब मदर कीर्ति की माँ की बात है। क्लियर। कीर्ति के लिए मदर यूज नहीं हुआ है। अब ऐसे ही आप 9th सेंटेंस देखिए, सेम टाइप है। आई मेट रघु, कोमा लगा हुआ है। कोमा जिसमें लगा होता है रिलेटिव क्लोज होती है एडजेक्टिवल और नॉन डिपेंडिंग होती है। आई मेट रघु और उसके बाद ब्लैंक हो और एकदम वर्ब फ्रेज आ जाए, हैज बीन ये वर्ब फ्रेज है तो रघु की ही बात चल रही है तो यहाँ पे हु आएगा, राइट। और दूसरी बात कीर्ति वाला देखिए, कीर्ति के बाद कोमा है, ब्लैंक है, फिर ब्लैंक के बाद एकदम कीर्ति की बात नहीं है, मदर की बात है। तो यहाँ पे हिंदी में मीनिंग निकाल के देखिए, कीर्ति जिसकी माँ, हुज मदर, जिसकी की इंग्लिश होती है हुज मदर इज द चीफ गेस्ट, जिसकी माँ चीफ गेस्ट है, इज ए डियर फ्रेंड, मित्र है, घनिष्ठ मित्र है, तो हुज मदर आएगा यहाँ पे। क्लियर। आगे 11th था तो 12th लेते हैं। केरला डैश, ये भी नॉन डिपेंडिंग क्लोज है। आई फाउंड माई कॉलिंग एज ए नेचर फोटोग्राफर इज माई सेकंड होम। सेम मेथड इसमें चलेगा। केरला के बाद ब्लैंक है, ब्लैंक के बाद सब्जेक्ट मिला हुआ है उसे आई, वर्ब नहीं है एकदम। अगर वर्ब एकदम मिले तो हु आ जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे केरला के लिए विच आ जाता, जैसे एक प्लेस है, राइट। तो प्लेस है तो प्लेस के लिए वेयर आएगा। वेयर आई फाउंड माई कॉलिंग एज ए नेचर फोटोग्राफर इज माई सेकंड होम। क्लियर हो गया। अगर आपको फिर भी क्लियर ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपको ज़रूर इसका रिप्लाई करूँगा। दोबारा बता देता हूँ, रघु वाला सेंटेंस देखिए, इसमें कोमा था और एकदम वो फ्रेज हैज बीन आई हुई थी तो इसमें हु के लिए हु आएगा। और फिर है कीर्ति, कीर्ति के बाद कोमा है और फिर मदर का जिक्र है तो जिसकी का मतलब यहाँ दे रही जिसकी माँ चीफ गेस्ट है, हुज मदर, हुज आएगा तो जैसी है। केरला यहाँ प्लेस को शो कर रहा है तो वेयर आई फाउंड आएगा। क्लियर। नेक्स्ट है आपको फिल इन द ब्लैंक्स विद words formed by adding suitable suffixes to the ones in brackets। तो इसमें आपको suffix और prefix के बारे में जिन बच्चों को नहीं पता, ध्यान नहीं, वो मैं बता देता हूँ। वर्ड्स के आगे कुछ पार्ट, कुछ एलिमेंट, कुछ पार्टिकल लगा देते हैं, कुछ स्पेलिंग लगा देते हैं। जैसे अन लगा दिया आपने, नोटिस्ड से पहले अननोटिस्ड, ठीक है, और इम लगा दिया, पॉसिबल से पहले इम्पॉसिबल बन गया। तो वर्ड की फॉर्मेशन अलग हो जाती है, उसकी कैटेगरी बदल जाती है, अपोजिट हो जाता है आमतौर पे अन या इम लगाने से। तो ये प्रीफिक्स हुई। अगर बाद में लगाते हो नाउन बन जाता है, कोई एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे वाइज के बाद ढम लगा दो तो विजडम बना, नाउन बना, राइट। कंफर्ट के बाद एबल लगा दो, कंफर्टेबल बन गया, कंफर्टेबल एडजेक्टिव बन गया। एबल हो गया, शिप हो गया, सन हो गया, ये सारी सफिक्सेस हैं। इनको आप अलग से लर्न कर लो और नए शब्द बनते हैं इनसे। 13th सेंटेंस है लेट्स स्टॉप दिस डैश डिस्कशन। डिस्कशन के बाद फुल स्टॉप है, फिर मीनिंग आपको ब्रैकेट्स में वर्ड दिया हुआ है मीनिंग, तो भर के देखिए इसको, बिना किसी प्रीफिक्स के या सफिक्स के भर के देखिए। लेट्स स्टॉप दिस मीनिंग डिस्कशन। मीनिंग डिस्कशन, मीनिंग कोई अर्थ नहीं निकल रहा है तो क्या हो सकते हैं, मीनिंगलेस, अर्थहीन डिस्कशन। इस अर्थहीन डिस्कशन को बंद करें। लेट अस स्टॉप दिस मीनिंगलेस डिस्कशन। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। इज देयर सम न्यू डैश क्वेश्चन मार्क डेवलप। अगर आप ये करते हो इज देयर सम न्यू डेवलप, बात नहीं बनती। तो आपके कानों को क्या अच्छा लगता है, इज देयर सम न्यू डेवलपमेंट, ये ज्यादा अच्छा लगा ना, तो यही आएगा। इज देयर एनी न्यू डेवलपमेंट, इज देयर सम डेवलपमेंट, कोई भी आप लगा दो, मेंट, डेवलप के बाद मेंट लगेगा। नेक्स्ट है 15th, हैव अ डैश ऑफ हनी इन द मॉर्निंग। स्पून दिया हुआ है, हैव अ स्पून फुल, FUL साथ जुड़ेगा,
फुल FULL होता है वैसे तो इंडिपेंडेंटली, अगर आप स्पेलिंग करो फुल के, आप क्या लिखोगे FULL, परंतु जब फुल FULL जुड़ता है किसी के साथ तो इसका एक L डिलीट हो जाता है, तो स्पून फुल बनेगा, FUL बनेगा। आप ब्यूटीफुल के क्या लिखते हो, FUL लिखते हो। तो इस तरह से 16th है, वी नीड द डायरेक्टर्स फॉर द प्रोजेक्ट, ब्रैकेट में अप्रूव, ब्रैकेट में अप्रूव है तो क्या बनेगा अप्रूवल, वी नीड द डायरेक्टर्स अप्रूवल फॉर द प्रोजेक्ट। क्लियर। आगे है, यूजिंग द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए हुए कंजंक्शन के रूप में भी हैं, कंजंक्शंस हैं, तो आपको उनको यूज करके सेंटेंस को दोबारा लिखना है। और 17th क्वेश्चन है, अनलेस यू स्टॉप स्मोकिंग यू विल नॉट गेट वेल, अनलेस यू स्टॉप स्मोकिंग यू विल नॉट गेट वेल, जब तक आप स्मोकिंग स्टॉप नहीं करोगे आप ठीक नहीं होंगे। अगर आप इफ को भरना है, इफ की हिंदी क्या होती है, यदि, यदि से हिंदी सेंटेंस की बनाइए आप स्मोकिंग और गेट वेल वाली बात लेके। यदि आप स्मोकिंग रोकोगे नहीं तो अगला हिस्सा तो सेम रहेगा, तो यहाँ बनेगा इफ यू डू नॉट स्टॉप स्मोकिंग, इफ यू डू नॉट स्टॉप स्मोकिंग यू विल नॉट गेट वेल, तो ये बना। और 18th है, इफ यू डू नॉट वर्क यू विल नॉट बी पेड, इसमें अनलेस लगाना है। अब अनलेस और इफ वाला सेंटेंस, इसकी खास बात समझ लो, अगर आप अनलेस लगाओगे तो आपको नेगेटिव नहीं बनाना सेंटेंस, क्योंकि अन पहले से ही नेगेटिव है। इफ की जगह आप सपोज करो अनलेस लगा दो, अंधाधुन, क्योंकि आपको रिप्लेस ही तो करना है, इफ की जगह अनलेस लगाना है, अनलेस की जगह इफ लगाना है, तो अनलेस लगा के देखिए तो ये बनेगा अनलेस यू डू नॉट वर्क, जो कि गलत हो जाएगा। अनलेस यू वर्क डू नॉट कट जाएगा इसका, या डज नॉट होता है तो वो कट जाता है, अनलेस यू वर्क यू विल नॉट बी पेड, अगला हिस्सा सेम रहेगा। 19th है, शी वॉज नॉट केयरफुल सो शी लॉस्ट हर पर्स, वह केयरफुल नहीं थी इसलिए उसने पर्स खो दिया। तो ये कंपाउंड सेंटेंस है, सो वाला देयरफॉर वाले कंपाउंड होते, तो हैड बीन यूज करना है, और यदि का ही मीनिंग देना हमें आमतौर पे, यदि वाले चल रहे हैं तो कंडीशनल है, तो ये आएगा हैड शी बीन केयरफुल, यदि वो केयरफुल होती, हैड शी बीन केयरफुल, शी हैड नॉट बीन केयरफुल, तो हैड बीन सीधा लगा सकते हो, शी हैड नॉट बीन केयरफुल सो शी लॉस्ट हर पर्स, एक तो सीधा ये बन गया, हैड आपने वॉज नॉट को हैड बीन से रिप्लेस किया, शी हैड नॉट बीन केयरफुल सो सी लॉस्ट हर पर्स। अगर आप इसका स्ट्रक्चर को बदलना चाहते, कंडीशनल में ले जाना चाहते हो, तो ये बनेगा हैड शी बीन केयरफुल, यदि वो केयरफुल होती तो वो पर्स ना होती, शी वुड नॉट हैव लॉस्ट हर पर्स, हैड शी बीन केयरफुल शी वुड नॉट हैव लॉस्ट हर पर्स। क्लियर। 20th है, इफ देयर इज ए मेडिकल इमरजेंसी कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली, इफ देयर इज ए मेडिकल इमरजेंसी कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली। नेक्स्ट है बी पार्ट इसका, डिफाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग गिविंग सूटेबल एग्जांपल्स, ये जो क्वेश्चन चल रहा है उसका बी पार्ट है, ग्रामर का हो चुका है, तो इसमें आपको डिफाइन करने, लिटरेरी डिवाइसेस का क्वेश्चन है, दो में से आपको एक करना है, 6 मार्क्स का है, ऑड और आयरनी में से एक लिखना है। क्लियर। और गिव फिनेमिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एनी 5 वर्ड्स, 5 वर्ड्स की आपको फिनेमिक ट्रांसक्रिप्शन देनी है, 5 नंबर की है, बहुत आसान वर्ड्स हैं, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। समर SUMMER दिया हुआ है, तो आपको ये दोनों तरफ लाइन लगानी है जिसमें ये सिंबल्स रखने होते हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, एस लिखा हुआ है, एस के ऊपर आपको प्राइमरी स्ट्रेस देना है, ऊपर सीधी लाइन है समर, और उल्टा वी दिया हुआ है, तो जब भी यू आपको आता है, जैसे बस में आता है बस, और कुछ एक है जिसमें ये उल्टा वी आता है समर समर, तो उल्टा वी बस में आता है, कट में आता है। क्लियर। और शर्ट में उल्टा वी आता है, तो इसमें आपको उल्टा वी, फिर माँ साउंड सेम है, सा की भी सेम है, माँ की होगी, फिर माँ के बाद उल्टा ई लिखा हुआ है, ये स्मॉल साउंड है, बहुत वीक साउंड है, आ की मेन 5 साउंड होती हैं, ये ब्रैकेट में जो आपको दिखाई गई है, आ साउंड होगी, और उल्टा ई आ साउंड वीक साउंड होगी, फिर आ साउंड आमी में जैसा होता है बड़ा आ, और फिर ए साउंड होती है जैसे बैड में होता है ए साउंड,
बैट, कैट, रैट और फिर 3 पाके डबल डॉट आती हैं। ये लॉन्ग साउंड आ की होती है, जैसे IR होता है जिसमें बा के बाद बर्ड, कर्ड, इस तरह के जो आते हैं, तो ये 3 पाके डबल डॉट आती हैं, लॉन्ग साउंड आ की बनती है। क्लियर? तो ये 5 होगी। उल्टी ई, उल्टा वी और आर्मी वाला और ए साउंड बैड वाली और 3 बागे 2 डॉट, 5 साउंड आ की है वेरिएशन से। सेकंड है ब्रीथ, बा रा पाया आपने, और क्योंकि ई साउंड लॉन्ग साउंड दे रही है, ब्रीद लॉन्ग साउंड ई की है, तो आई पाके डबल डॉट आएंगी और फिर दा साउंड आएगी, ब्रीद। और वॉन्डर, वॉन्डर में डब्ल्यू वा को ही बता रही है, वॉन्डर अर के टिपिकल नेमिंग ट्रांसक्रिप्शन है, उल्टा 3 पाके डॉट्स हैं, फिर रा साउंड है, रा कई बार ब्रैकेट में दिया होता है, तो ब्रैकेट में इसलिए कि अगर वाउल साउंड आए इसके बाद, कोई वर्ड ऐसा आ रहा हो जो वाउल साउंड वाला हो, से बिगिन होता है, तो इसको पूरा बोला जाता है, इसलिए रा लिखते हैं, अदरवाइज वो रा नहीं पढ़ा जाता। नेक्स्ट है ग्लोरी, ग्लोरी GLO लॉन्ग है, ओ साउंड, उल्टा सी पाके डबल डॉट है, ग्लोरी रा के बाद स्मॉल आई पानी है, डॉट नहीं लगानी क्योंकि ये स्मॉल साउंड है। बीट में ई की लॉन्ग साउंड है, ब साउंड सेम है, और ई की आई पाके डबल डॉट है, बेटी है। प्रॉपर में PR ये ओ साउंड है, ओ की भी एक तो लॉन्ग साउंड होती है, उल्टा सी पाके डबल डॉट हुए, और ये दूसरा मॉडर्न आ और ओ के बीच की साउंड है, मॉडर्न प्रॉपर, और आ साउंड प्रॉपर में पा के बाद उल्टा ई, वीक साउंड है आ की। पैशन में पा के बाद ए साउंड है बैड वाली, और शा साउंड ये दिख रही है आपको, ऐसे लिखी जाती है, फिर उल्टा ई मीन्स वेरी वीक साउंड ऑफ आ और ना। अब आपको सिनोनिम्स लिखने हैं, सिनोनिम्स होते हैं पर्यायवाची शब्द, और 4 करने हैं, 4 मार्क्स। ट्रांसक्रिप्शन आपको 5 मार्क्स की थी। ग्रेट के सिनोनिम्स हैं ग्रैंड, ह्यूज, इमेंस। ये मैं जल्दी पढ़ देता हूँ। पावर का है अथॉरिटी, कंट्रोल, कमांड। बेयर का नेकेड, न्यूड, एक्सपोज्ड, अनकवर्ड। वेस्ट का स्क्वांडर, डिसिपेट, मिसयूज। और आउटवर्न का ऑब्सोलीट, एंशंट, आउट ऑफ डेट। मेलोडी, पीस ऑफ म्यूजिक, ट्यून, सॉन्ग या जिंगल। अब 5th क्वेश्चन आपका एसे पे है, 300 वर्ड्स में आपको लिखना है। अगर वक्त लगा एक वीडियो में ऐसे राइटिंग या पैराग्राफ राइटिंग पे ज़रूर लिखूंगा कि किस तरह से आप इसको अपने सेंटेंस बना बना के लिख सकते हो। वैल्यू ऑफ गेम्स, पंक्चुअलिटी, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, ब्यूटीज ऑफ नेचर। कुछ ऐसे या पैराग्राफ मैंने अपने ब्लॉग में भी दिए हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वो ज़रूर देखना आपको। तो उसमें राइटिंग स्किल्स पे है ब्लॉग, उसमें कुछ मटेरियल आपको काम आएगा। लेटर्स भी है उसमें, बहुत से लेटर्स भी हैं। तो वैल्यू ऑफ गेम्स के बारे में है, पहले जैसे कोई भी टॉपिक होता है उसके बारे में बताइए, गेम्स की वैल्यू क्या होती है, फिर इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, लाइफ को कैसे गेम्स बदल देते हैं, कितने ज़रूरी होते हैं। और क्योंकि 300 वर्ड्स में लिखना है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है गेम्स के बारे में, आपकी स्टेट गवर्नमेंट कितना मोटिवेट करती है, कितना उन्हें प्रोत्साहन देती है, गेम्स के द्वारा किस तरह से कोई भी व्यक्ति सेलिब्रिटी बन जाता है। कोई भी गेम हो, चाहे क्रिकेट का हो, चाहे हॉकी का हो, चाहे कबड्डी का हो, पहलवानी हो, वेट लिफ्टिंग हो, कोई भी हो, तो गेम तो आपको शिखर पे ले जाते हैं अगर आप उसमें 100% मेहनत करो। वो सब बातें आप लिख सकते हो। आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं आते तो एक ब्लॉग है मेरा ट्रांसलेशन के बारे में, हिंदी टू इंग्लिश कैसे सीखी जाती है, तो उसमें सारे टेंसेस हिंदी में दिए हुए सेंटेंसेस हैं, उनको आप आराम से गो थ्रू कर लो, तो आपको छोटे छोटे सेंटेंस लिखने आ जाएंगे, आप कर सकते हो। इसकी भी डिस्क्रिप्शन में अपना मैं लिंक डालूंगा। और रिलीजन एंड पॉलिटिक्स पे भी इसी तरह आप लिख सकते हो। ब्यूटीज ऑफ नेचर, ये अलग से ही मैं कोई वीडियो बनाऊंगा और टॉपिक्स आपको कुछ डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट वीडियो कोई और वीडियो लेके मैं फिर आऊँगा। टिल देन हैव अ नाइस डे।